आप सभी दोस्तों का स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, है ना। कल की क्लास में जो है मैंने पढ़ाया था प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, जिसमें हम जो है विसल देव रासो तक जो है हमने पढ़ लिया था, है ना। आज की क्लास में हम उसके आगे बढ़ेंगे, यानी चंद बरदाई से जो है आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक जो हमने पढ़ लिया था। विसल देव रासो तक, है ना। खुमान रासो, विसल देव रासो, उसके बाद जो है हमें पढ़ना था चंद बरदाई। चलिए यहाँ से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो क्लास में जो है आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। चंद बरदाई संवत, समय सीमा जो है इनका माना गया संवत 1225 से 1249, है ना। 1225 से लेकर 1249। कहते हैं शुक्ल जी ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ना। चंद बरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो जो इनका ग्रंथ है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आगे कहते हैं चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध थे। ठीक है, चंद बरदाई जो है दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट और महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। आगे कहते हैं रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। ठीक है, चंद बरदाई जो है रासो के अनुसार, यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जो है ये भट्ट जाति के थे, जगात नामक गोत्र के थे। ठीक है, इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। ठीक है, पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद बरदाई के जो पूर्वज थे वो उनकी जो भूमि थी वो पंजाब थी। ठीक है, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था, लाहौर में जो है चंद बरदाई का जन्म हुआ था। आगे कहते हैं इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज का जन्म और चंद बरदाई का जन्म जो है एक ही दिन हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। और दोनों एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ठीक है, क्या मतलब वो है इनका दोनों का कनेक्शन कि एक ही दिन जन्म भी हुआ और एक ही दिन दोनों ने संसार भी छोड़ा, है ना। ऐसी दोस्ती थी इनकी। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं उनके सखा और सामंत भी थे, है ना। पृथ्वीराज के जो है चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के सखा भी थे और राजकवि भी थे। आगे कहते हैं तथा षड भाषा व्याकरण काव्य साहित्य छंद शास्त्र ज्योतिष पुराण नाटक आदि अनेक विद्याओं में जो है पारंगत थे। ठीक है, इन सभी विद्याओं में जो है चंद बरदाई निपुण थे, पारंगत थे। ठीक है, कौन कौन से? व्याकरण काव्य साहित्य छंद शास्त्र ज्योतिष पुराण नाटक आदि, है ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे शुक्ल जी कहते हैं इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, इनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिलना जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहते हैं पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ना वो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय कह लीजिए, जिसमें 69 सर्ग हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्य यानी छप्पय। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का जो मुख्य छंद वो कौन सा है, तो छप्पय है। कवित्त भी है और छप्पय भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है दोहा, तोमर, तोटक, गाहा, आर्या ये सभी छंदों का जो है प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो पूछा जाता है इनमें से जो है कौन सा छंद पृथ्वीराज रासो में शामिल है या नहीं है, उल्लेख है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इन छंदों को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। कहते हैं जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था। जैसे कादम्बरी जो रचना है उसके बारे में जो है ये प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग
बाण के पुत्र ने किया था, बाणभट्ट के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के पिछले भाग की भी चंद के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया जाना कहा जाता है। ठीक है, यानी जो पृथ्वीराज रासो जो है उसका जो है पूरा नहीं लिखा था चंद्रबरदाई ने। ठीक है, उसको पूरा किसने किया? तो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहड़ ने। ठीक है, आगे देखेंगे। रासो के अनुसार जब सहाबुद्दीन गोरी, ठीक है, रासो के अनुसार सहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहाँ गए। ठीक है, सहाबुद्दीन जो है, सहाबुद्दीन यहाँ पे देखिए, जब सहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तो उनके पीछे पीछे जो है चंद्रबरदाई भी गए वहाँ पे। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। यानी जो है जब सहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी ले गया तो उनके पीछे पीछे चंद भी गए और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ वो लिख रहे थे वो अपने पुत्र को हाथ में सौंप दिया। ठीक है, उसको पूर्ण करने के लिए संकेत दिया। ठीक है, आगे कहते हैं जल्लड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसे पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। यानी देखेंगे यहाँ पे रासो में जो है वहाँ मिलता है, पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चलि गज्जन निपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उधरी अजिमी, पृथ्वीराज जसुजस कवि चंद कित चंद नंद उद्धेर्य तिमी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जो है शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तार वर्णन है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में जो है आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति का वर्णन है और चौहानों के अजमेर से राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरुणोराज के पुत्र थे। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार जो है पृथ्वीराज अजमेर के चौहान और राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरुणोराज के पौत्र थे। ठीक है, आगे कहते हैं सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल के 2 कन्याएं थीं। अनंगपाल की जो है 2 कन्याएं थी। पहली कन्या का नाम था सुंदरी, दूसरे का नाम था कमला। ठीक है, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। इस संयोग से जो है जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए, है ना। पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? यहाँ कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ। ठीक है, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं अनंगपाल, है ना, अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। जयचंद जो था उसको यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का जो है स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद्र ने चिढ़कर पृथ्वीराज को एक स्वर्ण मूर्ति बनाकर जो है गेट पे यानी द्वार पे रख दिया, द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दिया। ठीक है, मंत्रियों से। आगे कहते हैं कि संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। यानी संयोगिता जो थी जयचंद की पुत्री, वो जो है पहले से ही वो चाहती थी पृथ्वीराज को। ठीक है, आगे कहते हैं अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसे पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। यानी जो द्वारपाल बनाकर द्वार पे रखा गया था ना मिट्टी की मूर्ति, उसी को ही उसने जयमाला पहना दिया। इस पर जयचंद ने उसे क्या किया, घर से निकाल दिया होगा, है ना। घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह कर लिया और अंत में उसे हर ले गया। ठीक है, यानी ले गया। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ। ठीक है,
आगे कहते हैं संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज जो है कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए और भोग विलास में ही उनका जीवन बीतने लगा और फिर जो है राज्य की रक्षा पर ध्यान ही नहीं रहा, है ना। ठीक है, देखिए आगे कहते हैं कि बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद्र तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ गया पर हार गया, है ना। अच्छा अवसर देख करके जो है शहाबुद्दीन चढ़ आया और हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। पृथ्वीराज जो है उसे छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए आगे देखेंगे वह बार बार चढ़ाई करता रहा, यानी बार बार जो है लड़ाई करने की कोशिश करता है, बार बार चढ़ाई करता है और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे। कुछ काल के पीछे जो है कवि चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मार कर मर गए। आगे देखेंगे शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, ठीक है, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। शहाबुद्दीन जो है एक सुंदरी पर आसक्त था, लेकिन वो जो सुंदरी थी वो पठान सरदार से जो है हुसैन शाह नाम था उसका, उसको चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, जब दोनों यानी जो सुंदरी थी और हुसैन शाह जो दोनों जो है शहाबुद्दीन से तंग आकर तब हार कर जो है पृथ्वीराज के पास भाग गए, ठीक है। फिर शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा, यानी संदेशा भेजा है कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों को हम बराबर रक्षा करेंगे। मेरे यहाँ आए तो मैं इनकी रक्षा करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की थी, ठीक है, इसीलिए जो है शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की थी। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ, कहते हैं यह तो जो है पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ जो है पृथ्वीराज का युद्ध अनेकों बार हुआ था और राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऐसी कथाएं जो हैं, जो यह भी कथाएं हमने पढ़ी है, ऐसी कथाएं जो हैं पृथ्वीराज रासों में बहुत हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए सामंतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया जाता है। यानी इसी कारण जो है पृथ्वीराज रासों पे संदेह किया जाता है। आप क्वेश्चन भी आता है कि किस कवि ने जो है पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, किसने अर्धप्रमाणिक माना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और वुलर ने और डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने, इन तीनों लोगों ने जो है आप ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासों को जो है अप्रमाणिक माना है। मिश्र बंधु ने जो है प्रमाणिक माना है ना, मिश्र बंधु ने जो है प्रमाणिक माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्धप्रमाणिक माना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, संदेह है। और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया गया है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ जाली ग्रंथ भी कहा जाता है पृथ्वीराज रासों को, ठीक है। आगे देखिए, रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा समंतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं, ठीक है, भाटों की कल्पना मानते हैं। और आगे देखिए, पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय, ठीक है, जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा, ठीक है। पूछा जाता है कि पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है, तो जयानक कवि का है, ठीक है। आगे देखिए, नामक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है, ठीक है, जो पूरा नहीं मिलता है
उसमें दिए गए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। ठीक है, उसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं खोज के अनुसार जो है ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हासी के शिलालेख से भी होता है। आगे कहते हैं उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली से तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी कारण जो है शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को जो है अप्रमाणिक माना है ना, पृथ्वीराज रासो को सिद्ध होती है। आगे देखेंगे, इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती। यानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो अग्निकुंड से जो चौहान निकले थे उसका भी जो कहानी है वो कल्पित ही है ना। आगे देखिए, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजा के शिलालेख मिले हैं, जिनमें से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1415 में दिल्ली गोद जाना यानी 1122 में कन्नौज जाना और 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ जो है 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज, जयचंद्र और परमदेव के नाम आए हैं वो इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है, ये नाम दिया गया है जो उसमें कौन किस संवत में जो है कौन से राजा आए उनका जो है यहाँ पे नाम दिया गया है। इसको छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, इस संवतों से पृथ्वीराज का जो जन्म निश्चित होता है उसकी समयक पुष्टि फारसी तवारीखों यानी तारीखों में भी हो जाती है। आगे कहते हैं, फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध जो है 587 है ना, 587 हिजरी है ना, 587 हिजरी संवत में हुआ था। विक्रम संवत में 1248 ईस्वी और फिर सन में जो है 1151 में हुआ था। ठीक है, तीनों दिया है, हिजरी संवत भी, विक्रम संवत भी और सन भी दिया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अतः इन सावंतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इन सावंतों का जो है जो दिया गया है सन वो उसमें संदेह नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासों से सब सावंतों में यथार्थ सावंतों से 90 से लेकर 51 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी कारण को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहों को पकड़ा है। अब ये दोहा याद रखिएगा, रासो काव्य से है। ठीक है, 1100 पंचदह विक्रम साक आनंद तिह पुरुजय पुरुवन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। ठीक है, आगे देखिए, और कहते हैं विक्रम साक आनंद का अर्थ किया अशून्य है ना, अ बराबर शून्य, और नंद का जो है न अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों से निकाल दिया गया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वह रह गए। इस पर कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता है। आज तक और कहीं प्रचलित सामंत में से ऐसे कुछ निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है। फिर भी यह भी विचारणीय है कि
जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90 या 11 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासो में संवत दिए गए हैं, उनमें क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम से पकड़कर ऊपर में जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, इस दोहे को भी ध्यान रखिएगा, लिख लेंगे अलग से। एकादश सै पंचदह विक्रमशिष धर्मसुत प्रतीय साक पृथ्वीराज कौल लक्ष्यो विप्र गुण गुप्त। ठीक है, आगे देखिए। इससे भी नौ के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया, पर कितने में से 9 कम करने में से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ से देखिए, बात संवत की नहीं है, कहते हैं शुक्ल जी, बात संवत की नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। मानो कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। कहते हैं माना कि रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, सॉरी एक मिनट रुकिए। कहते हैं शुक्ल जी, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो एक काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। ठीक है, यानी जो जयानक का जो रचना है पृथ्वीराज विजय, उसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि इस संबंध में ऊपर करूं, और इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इससे इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। आगे कहते हैं, यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक ठाक होते, यानी ठीक होते। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से देखिए, इसमें यमक के द्वारा जिस जयचंद्र कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्री आयुध पंडित गौरी शंकर ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं। इसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद चंद या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट प्रणंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वी और समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में जो है पूरा ये शुक्ल जी पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बेठिकाने हैं, उनमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं। ये पंक्ति पूछी गई है ना, पूछा जा सकता है, तो आप लोग इन पंक्तियों को ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं कि दोहों की और कुछ कविताएं छप्पियों की भाषा में ठिकाने की हैं, पर तोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक ढांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद कहते हैं क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं और साथ में कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के काम है।
ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने से प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की, जिसका विवरण बंगाल की ऐतिहासिक सोसाइटी में छापा गया है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से लाया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज रासो के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री और सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था, पृथ्वीराज ने जो है नागौर शहर बसाया था और कहीं बहुत सी भूमि चंद को दे दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज, शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अभी तक जो है चंद्र के वंशज जो है पाए जाते हैं, रहते हैं, ठीक है, यानी चंद के जो है वंशज अभी तक रहते हैं नागौर में। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानू राम भाट ने शास्त्री जी किससे भेंट करते हैं, भेंट हुई, उनमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे चंद का जो है वंश वृक्ष बताया गया है। तो इसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसे बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं आगे कर देती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, रोक के यहाँ पे जो है वीडियो रोक के आप जो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार दिया है। दहति पुत्र कविचंद्र के सुंदर रूप सुजान, इक जल लगुन बावरो गुण समुद्र समभान। ठीक है, समभानी ससभान। आगे देखिए, आगे कहते हैं पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के दासों पुत्रों के दासों कह रही हूँ, कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्र के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह पद यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए वो पद कौन सा है जिसमें सूर की जो है वंशावली के बारे में वहाँ पे दिया गया है। प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते प्रगढ़ अवधूत रूप, ब्रह्मा राव विचार ब्रह्मा राखु नाम अनूप, पान दय देवी दियो शिव आदि सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरे भयो अति अधिकाय, पारिपायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रसंत वे चंद बचारु नवीन। ठीक है, तो इन दोहों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से इसको जो है जाने दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं भट्ट केदारनाथ मधुकर कवि। ठीक है, एक बार जो है इन दोहा जो दिए गए हैं इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो सारे जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं भट्ट केदारनाथ मधुकर कवि है ना। संबत इनका जो है समय सीमा माना गया 1224 से लेकर 1243 ईस्वी। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद्र या जयचंद्र ये का गुण गया है। 1 मिनट, समझ नहीं पाई मैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा और बड़ा करूँ क्या इसको, है ना। यहाँ से देखते हैं, जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद्र का गुण गाया है। ठीक है, रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा है ना। जयचंद्र प्रकाश की किसकी रचना है, तो भट्ट केदार की है, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इस प्रकार का जयमयंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा। ठीक है, जयमयंक जसचंद्रिका जो है किसकी रचना है, तो मधुकर कवि की है। ठीक है, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ा री ख्यात में मिलता है, ठीक है। इन दोनों ग्रंथों का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दयाल दास कृत राठौड़ा री ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। यह ख्यात, इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। आगे देखते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, इस इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों यानी राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य प्रदेश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक की पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत था, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की 2 राजधानियां थी, कन्नौज और काशी, ठीक है। गहरवारों की 2 राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का, यहाँ से देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कलिंगराज या महोबे के चंदेल राजा परमरदेव यानी परमाल जयचंद्र के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे, ठीक है। आगे चलिए, आगे जगनिक पे आ गए हम, ठीक है। जगनिक कवि, इनका जो है समय माना है शुक्ल जी ने संवत 1200 से 30, ठीक है, 1230। ऐसा प्रसिद्ध है, इनके बारे में कहते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है कि कलिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल यानी उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव में अभी भी सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। जो गीत था वो अभी जो गांव के प्रांतों में, पूर्वी क्षेत्र में जो अभी भी सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये गीत जो है आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं और बरसात में गाए जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है किस मौसम में गाया जाता है, तो बरसात में गाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। अब ये जो है परमाल रासो, यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, परमाल रासो ग्रंथ से जो है यहाँ पे दिया गया है पंक्ति, 12 बरिस ले कुकर जिए तय ले और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं इस प्रकार साहित्यिक रूप से न जाने इस तरह साहित्यिक रूप से न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत के वीर दर्पण पूर्व ध्वनि प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब भी चली आ रही है। इस दीर्घ कालयात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया। देश और काल के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन नहीं हुआ और कहते हैं वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया। वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, करीची, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति संरक्षित मिलती।
शुक्ल जी कहते हैं अगर यह ग्रंथ जो है किसी साहित्यिक प्रबंध की दृष्टि से या पद्धति की दृष्टि से लिखा गया होता तो इसकी प्रतियां जो है राजकीय पुस्तकालय में कहीं न कहीं सुरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, ठीक है, इसके गीत की गूंज जो है जनता के बीच में बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर वैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। केंद्र पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वैसवाड़ा, ठीक है, आला का। यहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। इन गीतों को जो है क्या कहते हैं, आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता का वर्णन में लिखा गया होगा, ठीक है, चंदेलों के वीरता के वर्णन में जो है ये आला लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमार के संबंध थे। आल्हा और उदल जो थे ना, वो परमाल जो था, परमर्दिदेव राजा जो था, उसके जो है सामंत थे, ठीक है। और कहते हैं और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आला खंड नाम से भी छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आला खंड जो है इसका जो है इन गीतों का संग्रह किसने छपवाया था, तो चार्ल्स इलियट ने छपवाया था, ठीक है, 60 से 70 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे जाते हैं श्रीधर कवि पे देखते हैं। इन्होंने संवत 1454 है ना, 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा। रणमल छंद किसकी रचना है, तो श्रीधर का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीधर जो है आदिकाल के अंतर्गत वीर काव्य में जो है आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, नामक काव्य रचा जिसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है। यानी रणमल छंद में जो है राठौड़ के राजा रणमल का जो है वर्णन है, उनकी विजय का वर्णन है, जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे जो है दिया गया है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, रणमल छंद से लिया गया है और बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं इसको। ढलमल ढमढमई ढमढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया। ढ को याद रखिए, ढ का जो है कई बार यहाँ प्रयोग किया गया है अनुप्रास अलंकार की तरह, तो ठीक है ना। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, पहचान लेंगे आप। अगर ये ना दे तो नीचे का लाइन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ढ का है और यहाँ पे संचरई शक सुरतार साहड़ साहसी सभी संग्रही, यानी एक जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है वो कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि हम अनुप्रास अलंकार में पढ़ते हैं। तो आज जो है क्लास हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है ना, यानी हमने आदिकाल के चारों प्रकरण को हमने पढ़ के जो है समाप्त कर लिया। लास्ट कवि जो है यहाँ पे श्रीधर हैं, ठीक है। एक मिनट, चारों प्रकरण नहीं, 3 प्रकरण जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। कल की क्लास में जो है मैं प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं पढ़ाऊंगी, जिसमें जो है अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो है समझने के लिए है आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। तो कथन में जो है दिया जा सकता है। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो किसी अन्य पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, तो उन रचनाओं को जानना है तो आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी जानने को मिलता है कि किस राजा का क्या चरित्र था, उनका क्या व्यवहार था, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। ये जो रचनाएं हैं जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, हमीर रासो हो गया, इन रचनाओं के बारे में आपको जानने को बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है। अब हमें रट्टा नहीं मारना है। आप लोग ये सोचेंगे कि रट्टा मार के सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके पेपर क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पहले डीप पढ़ लीजिए, पूरा अच्छे से बुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, देखिए कितना आराम से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं बोलने में अटक जा रही हूँ, है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। किसी तरह का आप ऐसा होता है ना कि पुस्तक जो है हम अकेले मन नहीं करता कभी कभी पढ़ने के लिए, तो
आप किसी के सहारे, किसी टीचर के सहारे आप पढ़ ले रहे हैं, तो पढ़ने से मतलब है किसी भी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है।